नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस एक्सक्लूसिव कार्यक्रम युवा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज की आपकी होस्ट रिद्धि परिहार। दोस्तों, एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम एल्स टिगर, जिनकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसके लिए उन्हें विश्व में जाना जाता है। उसका नाम है आई सॉ गॉड वॉश द वर्ल्ड लास्ट नाइट। उन्होंने किताबों के बारे में बेहद खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि एक किताब एक मीनार की खिड़की की तरह होती है और हर मनुष्य का जीवन एक मीनार के जैसा होता है जिसे धीरे धीरे एक एक पत्थर जोड़कर बनाया जाता है। और जब एक मीनार की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो उसमें अंधकार बढ़ता जाता है अगर रोशनी के लिए खिड़की ना छोड़ी जाए तो बस यही किताबें हैं जो हमारे जीवन में रोशनी, नया दृष्टिकोण, एक नया रंग लेकर आती है, एक नई रोशनी लेकर आती है। हर इंसान के जीवन में किताब का एक अलग महत्व होता है। कुछ लोगों के लिए मात्र पन्नों का एक संग्रह है जो शायद घर के बुक शेल्फ में पड़े पड़े घर की खूबसूरती बढ़ाने का काम करती है, और कुछ लोगों के लिए किताब एक हम सफ़र के जैसी होती है। ये वही लोग होते हैं जो दुनिया की भीड़ से अलग रहना प्रेफर करते हैं। ये वही लोग हैं जो पन्नों के अक्षरों के बीच खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहाँ बात किताबों की होती है तो किताबों की खुशबू की बात करें तो वो चाहे प्रिंटिंग प्रेस से बाहर आई हो या फिर सदियों से अपने घर के तख्त पर किसी बुजुर्ग की तरह बैठे बैठे जिसने पीढ़ियाँ देखी हो, किताबों की खुशबू को एक एहसास कहना कभी गलत नहीं होगा। आज का ज़माना जब टेक्नोलॉजी के आधार पर एक क्लिक, एक बटन से हम हर चीज़ का एक्सेस ले सकते हैं। हम जानते हैं कि ई बुक्स का दौर आ गया है, पर अगर हम बुक लवर्स की बात करें तो वो आज भी प्रेफर करते हैं कि उनके पास बुक्स की हार्ड कॉपी रहे और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज उन सभी बुक लवर्स के जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि किताब के निर्माण से वितरण तक में कोई दिक्कत ना आए, इसकी जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लिए चलते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं आज के गेस्ट बनवारी कुमावत जी, जो एक पब्लिशर है, एक प्रकाशक है। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत शुक्रिया रिद्धि जी आपका और दूरदर्शन राजस्थान का। तो सर, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुक्स के लिए जो आपका प्यार है, आपका प्रेम है, वो कहाँ से शुरू हुआ? किताबों के प्रति प्रेम की बात करें तो ये बचपन से ही है। दरअसल जब प्राइमरी स्कूल में मैं था तो वहाँ पे हमारे ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत किताबें हुआ करती थी। तो हमारे जो अध्यापक थे हमें कभी कभार वो किताबें पढ़ने के लिए दिया करते थे। में छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, कविताएं होती थी। तो वो साल में 2-4 बार ऐसा अवसर आता था कि वो सब बच्चों को पढ़ने के लिए दिया करते थे। तो वहीं से मुझे अच्छी लगने लगी किताबें, और वो इतनी अच्छी लगने लगी कि जब मैं ख़ास तौर से हिंदी की किताबों की बात कर रहा हूँ, तो जो पाठ्य पुस्तकें होती थी हिंदी की सरकारी स्कूलों में पहले मिला करती थी, तो वो मैं पहले ही पढ़ जाया करता था। और एक बात ये भी है कि जो मेरे दादाजी थे वो पढ़ाकू किस्म के व्यक्ति थे। हालांकि वो धार्मिक किताबें पढ़ते थे। अच्छा। पर कहीं ना कहीं उनको पता था कि इसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। जी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी किताबें उपलब्ध करवाई, मंगवा के दी। उनका वो लगातार मंगवाते रहते थे, किताबें डाक से आती थी। तो उन्होंने किताबें मुझे मंगवाई, तो वहीं से मुझे अच्छा लगने लगा पढ़ना। तो बचपन से ही आपका प्यार है? जी बिल्कुल। तो अभी आप जैसे एक पब्लिशर है, एक बुक पब्लिशर का प्रोफेशन चूज़ करना ये अपने आप में काफ़ी यूनिक चीज़ है। तो ये आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ कि आपको ये स्ट्रीम चूज़ करनी है? जी मैं बताता हूँ। पहले ये जो इंटरेस्ट मुझे इसमें आया वो ये था कि प्राइमरी स्कूल के बाद जब मैं हाई स्कूल में गया तो हमारे वहाँ पे नए नए कंप्यूटर आए थे। अच्छा। हाँ, और कंप्यूटर मुझे बहुत आकर्षित करता था। मुझे देख के लगता था यार ये क्या कमाल की चीज़ है, एक नई टेक्नोलॉजी। जी, मुझे सीखना चाहिए। तो हालांकि वहाँ बहुत कम टाइम होता था स्कूल में, तो आपको 2 से 4 मिनट दिए जाते थे। तो जब मेरे मामा जी जो हैं उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तब ट्रेडल हुआ करती थी, तो उन्होंने नया नया ऑफसेट पे शिफ्ट किया था काम। तो ऑफसेट के साथ उनका एक कंप्यूटर सेटअप भी आया था। तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है, चलते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, वहीं पे मैंने पढ़ाई की और 2 साल मैंने वहाँ पे कंप्यूटर पे जो है डिज़ाइनिंग का काम मैंने सीखा। और वो सीख के जयपुर आके मैं एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान में मैंने नौकरी ढूंढी और वहाँ पे मैं ज्वाइन कर लिया।
तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि प्रकाशन क्या चीज़ होती है, मतलब ऐसा भी कोई है, किताबों की कोई चेन है इस तरह की। वहाँ पे मुझे पता चला असल में। और वहाँ पे मैं काम करता था शुरुआत में पेज लेआउट, कवर डिज़ाइनिंग वगैरह का। तो ये करते करते कोई किताब मुझे कोई कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता तो वो किताब मैं पढ़ता, और काम करते हुए भी कई बार किताबें पढ़ी जाती हैं। हाँ जी। हाँ, तो वहीं से मुझे अच्छा लगने लगा वो काम, मेरे मन का काम था, किताबों से प्रेम था ही। तो ये करते करते हुआ क्या कि मैं प्रूफ रीडिंग भी करने लगा, छोटी मोटी एडिटिंग में करने लगा। ये करते करते इंटरेस्ट का काम था मुझे, मतलब बहुत आनंद आ रहा था। और उसकी वजह, उसका ये रहा परिणाम कि मैंने वहाँ 16 साल काम किया लगातार। वाह। हाँ, और जब ये करते हुए मुझे 16 साल हो गए, 15 साल जब मुझे हो गए थे, तब मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि यार मुझे अपना स्टार्टअप भी करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, खुद का पब्लिकेशन। हाँ, खुद का पब्लिकेशन मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये फील्ड अलग है जी। तो जब आपने स्टार्ट की होगी हाँ, तो बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस आए होंगे, और एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे जी। जो एकदम नई जगह जाते हैं तो चैलेंज आते ही आते हैं। हाँ। तो इस फील्ड में क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? चैलेंजेस देखिए, एक तो इतना लंबा अनुभव था, है ना, तो काम को लेकर तो उस तरह से मुझे कोई चैलेंज की आना नहीं था। रही बात जो राइटर्स थे, उनसे मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट्स रहे हैं, लोग मेरे काम को पहले पसंद करते थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे टच में रहे लोग। और जो मुख्य इसमें चैलेंजेस है वो यही है कि आप एक नया प्रकाशक है तो उसको एक अच्छा ऑथर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक नए प्रकाशक पे कोई जल्दी से भरोसा नहीं करता, ये किस तरह से काम करेगा, कितना टिकेगा। तो उस तरह के चैलेंजेस हैं। दूसरा है उस किताब को पहुंचाना लोगों के बीच, तो वो तभी होगा जब आपके पास अच्छे ऑथर होंगे, अच्छी मार्केटिंग टीम होगी। तो कहीं ना कहीं वो अनुभव मुझे बहुत काम आया, और वो जो लोगों का प्रेम था मेरे प्रति वो मुझे बहुत काम आया। तो उस तरह का मुझे कोई बड़ा चैलेंज फेस नहीं करना ये पड़ा। तो वही चीज़ है, एक्सपीरियंस इज की टू द सक्सेस। जी। तो ये वाली चीज़ तो होती है कि जहाँ पर हम मेहनत करते हैं और पहले से एक्सपीरियंस हो तो बहुत काम आता है जी। तो सर, हम देखते हैं कि अगर कोई नया राइटर है और अगर वो ढूंढ रहा हो कि उसके लिए पब्लिकेशन कौन सी सही है, कौन से प्रकाशक सही है, तो ऑथेंटिसिटी कहाँ से आती है? वो कहाँ पर भरोसा करे, या फिर क्या चीज़ें हैं जो देखकर उन्हें अपनी बुक देनी चाहिए? जी, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है आज के समय में। जी। वो इसलिए क्योंकि कुछ सालों में प्रकाशन के फील्ड में बहुत से लोग उतरे हैं। हाँ। और सोशल मीडिया है तो हर कोई अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और अपनी किताबों को इस तरह से प्रमोट करता है कि इसके बाद कोई किताब नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए आप ये करें कि कोई भी प्रकाशन आप अच्छा अगर तलाश रहे हैं तो उसकी कोई बेस्ट सेलिंग किताब आप मंगवाएं। हाँ। वो पढ़ें। अगर उसमें आपको लगता है कि वो अपने कंटेंट के दम पे वो बेस्ट सेलर किताब है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो प्रकाशक अच्छा काम कर रहा है। और आपको लगे कि वो कंटेंट उसमें नहीं है लेकिन वो फिर भी बेस्ट सेलर उसको दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें पूर्वाग्रह काम कर रहे हैं। हाँ। या फिर वो उसकी मार्केटिंग कर रहा है, फेक मार्केटिंग कर रहा है। ओके। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप वहाँ से छपे जो ऑथर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, आजकल हर पब्लिकेशन जब सोशल मीडिया पे मौजूद है, हाँ, तो उसका आप लगातार उस पर आप वहाँ नज़र रख सकते हैं वो कितना कैसा काम कर रहा है, उसे ट्रैक करके पता। हाँ, बिल्कुल सामने। आजकल पारदर्शिता का ज़माना है। हाँ। जो जितना बताएगा नहीं कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ तो वो चल नहीं पाएगा। तो वहाँ भी आप उसका सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो, वहाँ से छपे लोगों से आप बातचीत कर सकते हो। जी। ये 2-3 तरीके। सर, हम ये चीज़ भी देखते हैं कि लोग अक्सर राइटिंग की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखते हैं। कोई कवि होते हैं, कोई राइटर्स होते हैं, तो पब्लिकेशन की बात बहुत कम लोग करते हैं। मतलब बहुत अक्सर नोटिस किया जाता है कि पब्लिकेशंस बहुत कम होते हैं और राइटर्स बहुत सारे होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कहीं ना कहीं देखिए, कोई कविता अपने पास आती है या कोई कहानी या कोई रील में भी आजकल चल रहा है, कोई पोस्ट आ गई उस तरह की, तो उसमें ये होता है कि अपने पास सीधा वो लेखक का नाम पहुंच रहा है, रचना सीधी अपने पास पहुंच रही है, या अपने को प्रभावित भी करती है। तो मैं सोचते हैं यार किसने लिखा है, या किसी को अपन आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में जिज्ञासा होती है यार इतनी खूबसूरत बात किसने लिखी है,
तो वो सीधा राइटर से कनेक्ट रहता है। ज़्यादातर पोस्ट में ये होता है कि राइटर का नाम साथ चलता है। हाँ। प्रकाशन का काम जो है वो मुझे लगता है एक बैक स्टेज का काम है, तो वो सामने उस तरह से नहीं आ पाता है, आम लोगों के बीच नहीं आ पाता, बल्कि एक खास वर्ग है उसको तो वो पता रहता है। जैसे लेखक जो समुदाय है, लेखकों को हमेशा पता रहेगा कौन सी किताब किस प्रकाशन से आ रही है, तो वहाँ ये बात होती है प्रकाशकों की। और जो पढ़ाकू हैं, जो अच्छे किस्म के पढ़ाकू व्यक्ति हैं, अच्छे पाठक हैं, वो भी प्रकाशन पे बराबर नज़र रखते हैं। हाँ। लेकिन जो आम पाठक जो कभी कभार पढ़ रहा है, कहीं किताब कोई अच्छी नज़र आ गई वो पढ़ी, तो उनको प्रकाशन से मतलब नहीं होता, तो इसलिए मुझे लगता है। तो सर एक चीज़ ये भी होती है कि कोई यंगस्टर है जी, अगर उसका रुझान इस तरफ आए कि मैं भी पब्लिकेशन की तरफ जाऊं या मैं भी ये काम सीखूं, तो इसका क्या प्रोसेस है? पब्लिकेशन में अपने अंदर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एज ए प्रूफ रीडर काम कर सकते हो, ओके, है ना, एडिटर के तौर पे आप काम कर सकते हो, डिज़ाइनर के तौर पे कर सकते हो, या फिर मार्केटिंग के फील्ड में जा सकते हो। हाँ। तो इसके अंदर काफ़ी हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा एक पब्लिकेशन हाउस खड़ा करूं, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो पहला जो है, सबसे आप किताबों के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात हम करें तो आपके पास एक ऐसी टीम हो, हाँ। मैं ख़ास तौर से साहित्यिक किताबों की बात कर रहा हूँ, जो साहित्यिक समझ रखती हो, किताबों से जिनका जुड़ाव हो, वो किताब को प्रोडक्ट की तरह ना समझे, हाँ। है ना, बल्कि उनसे लगाव हो। और तीसरा जो है, आप में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाशन ऐसा काम है कि ऐसा नहीं आपने शुरू किया और पैसा बरसने लगेगा। प्रकाशन बहुत धैर्य का काम है। इसमें कई बार आपको घर फूंक तमाशा भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब आपका किताबों से प्रेम है तो कई किताबें आप ऐसी छाप बैठते हो जो आपकी निजी पसंद होती है, पर वो मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं करता जी। तो ये है कि थोड़ा धैर्य लेकर आप आएँ तो इस फील्ड में भी संभावना है। हाँ। तो सर, जैसे कि आपने आपकी जो पहली पुस्तक थी जो आपने पब्लिश की, उसका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आपको कैसा फील हुआ, या फिर उस पहली बुक को पब्लिश करने में आपके क्या चैलेंज आए? पहली किताब, देखिए, एक तो बहुत मतलब रोमांच था ना उसको लेके। हाँ। बहुत अच्छा था, क्योंकि शुरू में आपने पब्लिकेशन शुरू किया है और जो पहली किताब है, आप मतलब समझ सकते हो किसी राइटर की पहली किताब हो या किसी पब्लिशर की पहली किताब हो, उसका रोमांच ही अलग है। तो उस किताब में चैलेंज जैसा तो कुछ नहीं था, बहुत अच्छे राइटर की वो किताब थी और वो अच्छी कविताएं उसमें हमने ली थी। हाँ। चैलेंज जैसा कुछ नहीं था, वो बहुत अपनी मतलब सक्सेसफुल किताब रही, सेलिंग के हिसाब से खूबसूरत सा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, वो सेलिंग के हिसाब से भी अच्छी किताब रही। हाँ। खूब लोगों ने उसको पसंद किया और वो एक मतलब जो अपन नींव का पत्थर रखते हैं ना, वो बहुत मजबूत पत्थर था पब्लिकेशन के लिए। जी। तो सर, ये भी होता है कि अब बुक पब्लिश हो रही है तो जो प्रिंटिंग का काम है, तो कई बार ऐसा होता होगा कि प्रिंटिंग में कोई ग्लिच आ गया, कोई ऐसा ब्लंडर हो गया कि कुछ गलत प्रिंट हो गया या फिर कोई मिस प्रिंट हो गया, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, जब किताब प्रिंट होती है तो उससे पहले वो कई प्रोसेस से गुजरती है। हाँ। राइटर जब हमें भेजता है तो सबसे पहले हम हमारे जो एडिटर हैं उनको वो किताब सौंपते हैं। अच्छा। वो किताब उसको पूरी पढ़ेंगे, हर तरह से उसको देखेंगे, कुछ इसमें विवादित नहीं हो, कुछ सेंटेंस के लेवल पे, भाषा के लेवल पे कोई गड़बड़ी नहीं हो, वो सब चीज़ें देखता है और बेसिक प्रूफ रीडिंग भी वो कर लेता है। हाँ। तो वहाँ पे एक बार करेक्ट हो गई किताब। दूसरा, वहाँ से उसके पास से वो किताब जाएगी फिर प्रूफ रीडर के पास। ओके। प्रूफ रीडर का मेन काम ही ये है कि वो उसमें कोई मिस्टेक्स ना जाने दे, तो वो अपना बेस्ट उसमें देता है और उसकी प्रूफ रीडिंग के बाद वो किताब हम फाइनल ड्राफ्ट उसका भेजते हैं फिर ऑथर को। ऑथर ये कंफर्म करता है कि सब कुछ ठीक है, कोई लाइन आगे पीछे नहीं है या कोई ऐसा बड़ी मिस्टेक नहीं है। फिर उसके बाद वो किताब प्रिंट में जाती है। हाँ। और मान लीजिए तब भी कोई ब्लंडर उसमें रह जाता है, तो अगर एक आध पेज में है तो उसका एक ऑप्शन है कि वो पेज आप वहाँ से हटा के नया पेज करेक्ट करके वो पेस्ट कर दो। और दूसरा, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो नेक्स्ट प्रिंट में ठीक हो जाती है। हाँ। है ना। और तीसरा, आपको लगता है कि यार ये 2-4 पेज से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा है। हाँ। तो उसके लिए फिर रीप्रिंट ही एकमात्र ऑप्शन है। जी। तो सर, एक चीज़ ये भी है कि मतलब
एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे आप इस फील्ड में गए, हाँ जी। तो आपके भी तो कोई फेवरेट राइटर रहे होंगे, मतलब हाँ। आपको भी लगा होगा कि ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं आपके फेवरेट राइटर की। आपके फेवरेट राइटर कौन है? देखिए, मैंने किसी को भी उस तरह से समग्र किसी का साहित्य मैंने नहीं पढ़ा है, हाँ जी। पर ये कह सकता हूँ पढ़ा बहुत से लोगों को है। चूँकि इस प्रोफेशन में हूँ, 16 साल मैंने काम भी किया है और उसके बाद 2 साल अपने काम में भी हो गए मुझे। और तो पढ़ा तो बहुत से लोगों को है। जैसे कोई किताब किसी की अच्छी लग रही है, किसी की चर्चा में है किताब, तो वो किताब पढ़ ली। तो उस तरह से कई सारे लेखक हैं, कोई भी एक लेखक आपका फेवरेट नहीं हो सकता। फिर भी मैं बताऊं तो राजस्थान की हैं, राजस्थान के बल्कि जयपुर के ही हैं, अपने डॉक्टर सत्यनारायण। तो बहुत वरिष्ठ लेखक हैं। उनके संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी और कविताएं बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। उनमें अतीत होता है और प्रेम कविताएं वो लिखते हैं। हाँ। बहुत गहरी कविताएं होती हैं, वो एकदम दिल को छूने वाली। उनका लिखा मुझे बहुत पसंद है। दूसरा मुंबई की एक कवि हैं शैलजा पाठक। तो वो स्त्री विमर्श की ऐसी कविताएं लिखती हैं जो हर किसी के घर में आपको पता भी नहीं चलेगा और अंदर ही अंदर मतलब आपको पता चलेगा कि कोई स्त्री का शोषण हो रहा है। तो वो वहाँ से कविताएं अपनी निकाल के लाती हैं। तो उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। तीसरे एक मेरे बहुत पसंदीदा कवि हैं, युवा लेखक हैं, कमलजीत चौधरी, जम्मू कश्मीर के हैं। वो विद्रोही स्वर की कविताएं बहुत शानदार लिखते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनकी मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। वो सशक्त कविताएं उनकी होती हैं। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनको हम, कई तो ऐसे भी हैं जिनकी किताबें भी नहीं आए, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। तो वो भी पसंदीदा हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लेखक हैं। इम्पैक्ट तो अगर छोटा सा भी कोई फ्रेज आता है हमारे पास तो उससे भी इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो सर, ये तो कविताओं की बात हो गई। हाँ जी। अब कोई ऐसी कहानी जो ऐसा होता है ना कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसी कहानी आती है एक पुस्तक के जरिए जो उसके जीवन पे प्रभाव डालती है, तो आपके लिए वो कौन सी कहानी थी? कहानियाँ देखिए, मूल तौर पे मैं बता दूं कि मुझे मुख्यतः कविताएं बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, और मैं बता दूं कि मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ। मेरी कविताओं की एक किताब पब्लिश भी हो चुकी है। तो कविताएं मैं मुख्य रूप से पढ़ता हूँ। और कहानी तो अभी तक ऐसी कोई नहीं आई है जिससे कोई जीवन में किसी ने प्रभाव छोड़ा हो। हाँ। या प्रभावित किया हो मेरे जीवन को, पर कविताओं ने कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित किया है। कविताओं ने मुझे कुछ और बेहतर इंसान बनाने में, थोड़ा और संवेदनशील बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कहीं ना कहीं स्त्रियों के प्रति जो नज़रिया है वो बदलने में बहुत बड़ा काम कविताओं ने मेरे लिए किया है। हम अक्सर देखते हैं कि कविताएं बहुत छोटी होती हैं जी, और बहुत छोटी होने के बावजूद उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप कुछ शब्दों में पोइट्री या कविता लिखने के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या होगा? मतलब किस तरह कविता लिखी जाती है? नहीं, कविता आपके लिए क्या है? कविता मेरे लिए क्या है? कविता देखिए, मैं मानता हूँ कि कविता जो है, आप कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कह सकते हो जो सीधा मतलब एकदम दिल पे छाप छोड़ता है। कविता के लिए आपको बहुत ज़्यादा शब्द नहीं चाहिए होते हैं, उसमें संवेदना मुख्य रूप से काम करती है। हाँ, तो कम से कम शब्दों में आप गहरी बात कविता के माध्यम से कह सकते हो। हाँ। एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, जी, तो अब जो यंग जनरेशन है उनको हर चीज़ बहुत ही फास्ट प्रोसेस में चाहिए। जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी आजकल जो रील स्क्रॉल करने की स्पीड है वो बहुत फास्ट हो गई। वो रुकना नहीं चाहते, थमना नहीं चाहते किसी चीज़ के लिए। तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में, कुछ सालों में जो बुक्स का वितरण है इस पर प्रभाव पड़ेगा? कहीं ना कहीं आप रील कल्चर की ही बात करें। हाँ। क्योंकि उन्हीं को एक 1.5 मिनट में रिजल्ट चाहिए होता है ना। तो मुझे लगता है रील का जो है दो हैं। देखिए, इसका एक फ़ायदा भी है किताबों की दुनिया में और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि लोग इससे दूर जा रहे हैं किताबों से। हाँ। और फ़ायदा ये है कि आप इनके माध्यम से किताबें प्रमोट हो रही हैं। तो रील कोई अच्छी चीज़ उस तरह से नहीं है क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो देखिए, इसकी बहुत अति हो रही है अभी। और मुझे लगता है जिस चीज़ की अति होती है ना, वो अति हमेशा नुकसान। हाँ, तो वो अंत भी अपना साथ लेके चलती है। हाँ। है ना। तो इन सब चीज़ों में सुकून नहीं है। सुकून जो है, जो जिसको किताब पढ़ने की लत है ना, जिसको वो खुशबू महसूस कर सकता है, जो छुअन उसकी महसूस कर सकता है किताब की, तो वो तो इनकी तरफ नहीं जाएगा। और जो कुछ भटक भी जाते हैं लोग,
तो लौटना इन्हीं की तरफ पड़ेगा उनको। क्योंकि ये चीज़ तो है सर कि जब हम एक किताब को छूते हैं, जब उसे पढ़ते हैं जी, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, कोई भी ई बुक अगर हम उठा लें तो वो रिप्लेस नहीं कर वो सकते। फील आपको आ ही नहीं सकता। स्क्रीन पे पढ़ना एक अलग है, पन्ने में पढ़ना एक अलग है, पन्ने पर। तो अभी हम देखते हैं कि स्कूल्स में नए नए पैटर्न्स आ रहे हैं पढ़ाई के, नए पॉलिसीज़ इंक्लूड हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में ये चीज़ भी मैंडेटरी हो जानी चाहिए कि एक स्पेशल टाइम या फिर एक एक्टिविटी टाइम ऐसा निकले जिसमें बच्चे सिर्फ बुक्स पढ़े? ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो ऐसी थोपी जाती है, वो चाहे बच्चा हो या यंगस्टर हो, उसको वो बोरियत पैदा करती है उसके लिए। हाँ। तो मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, आपको स्कूल में जो लाइब्रेरीज होती हैं वो बच्चों के लिए आप समय समय पे खोलें और बच्चों को मोटिवेट करें, वहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित करें उनको। बच्चे वहाँ जाएंगे, किताबें पलटेंगे, उनको अच्छी लगेगी तो वो लेके भी जाएंगे। और तो इस तरह से भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप घर में जब सारी चीज़ें ज़रूरत की रखते हो, हाँ, तो घर में एक कोना ऐसा होना चाहिए आपका जहाँ किताबें हों, और सभी तरह की किताबें हों, बच्चों की, बड़ों की, और जो अभिभावक हैं वो भी ऐसा वहाँ माहौल पैदा करें, हाँ, कि किताबों को कुछ समय दें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा एक तरीका जो है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि आप जब बच्चों को बाहर लेके जाते हो कि वो सोशल बने, को समझदार बने, तो मुझे लगता है आपको बच्चों को पुस्तक मेलों में भी लेके जाना चाहिए। तो बच्चों को पता चले कि ये भी एक दुनिया है, किताबों की भी एक दुनिया होती है, और किताबों को पढ़ने वाले इतने लोग हैं कि वो झोला भर भर के किताबें लेके जा रहे हैं, है ना, और तरह तरह की किताबें वहाँ पे हैं। हाँ। तो बच्चे वहाँ जाएंगे, उनको पता चलेगा, किताबें उल्टे पलटेंगे, खरीदेंगे, 2 पन्ने पलटेंगे तो इंटरेस्ट तो पैदा होगा। हाँ। ये भी चीज़ हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चों की बुक्स होती है वो बड़ी फैंसी सी दिखती है, बहुत कलरफुल हो गई, उनमें ग्राफिक्स बहुत खूबसूरत होते हैं, मतलब शब्द अगर कम भी हो तो इतनी खूबसूरत बनाई जाती है कि बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो खूबसूरती का कार्य है, क्या ये भी पब्लिकेशन का ही होता है? हाँ बिल्कुल। किताब को एकदम टाइप करने से लेके सजाने संवारने तक का सारा काम प्रकाशन का होता है, लोगों तक पहुंचाने का भी ये सारा काम प्रकाशन का होता है। उसके अपने आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट अगर खुद के भी नहीं हो उसकी कोई टीम, एक छोटा पब्लिकेशन होगा तो वो कहाँ से इतना सब मैनेज करेगा, लेकिन वो बाहर से बच्चों के लिए वो तैयार करवाता है पूरी, उसके ड्राइंग्स वगैरह, चित्र वगैरह, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कलर ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। तो यही है, बच्चों की शब्द कम ही होने चाहिए, शब्दों का ज़्यादा भार ना हो, तो थोड़े थोड़े छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं हों। हाँ। तो चित्र ज़्यादा इसीलिए होते हैं बच्चों के, वो चित्र बहुत पसंद करते हैं। ज़्यादा भार दोगे तो हाँ, तो उनको लगेगा कि यार ये तो स्कूल में ही पढ़ा जा रहा था सब कुछ किताबें। तो यही है, तो प्रकाशक का ही होता है काम। हाँ, तो ये भी कह सकते हैं कि एक अलग टैलेंट है एक किताब को खूबसूरत बनाना, क्योंकि राइटर ने दे दिया, फिर उस पर खूबसूरती जोड़ना। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि राइटर्स भी अपने कॉन्सेप्ट लेकर आते होंगे कि इस चीज़ में ये ऐसा डिज़ाइन यूज़ होना चाहिए या फिर ऐसी आर्टिस्ट्री यूज़ होनी चाहिए, तो उस पर भी आपकी टीम काम करती है? नहीं, देखिए ये 2 तरह का काम है। लेखक जो होता है वो कभी भी उस तरह से किताब को नहीं देख सकता जिस तरह से एक प्रकाशक देखता है। हाँ। है ना, लेखक जो है वो अपने लेखन में अच्छा होता है, और प्रकाशक जो है वो अपने काम को वही सही तरीके से कर सकता है। कई लोग आते हैं हमारे पास भी आते हैं कि सर ये कवर ऐसा होना चाहिए। हाँ। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं, भाई ये आप अपने हिसाब से देख रहे हो कि आपको वो कैसा लग रहा है। हाँ। हम ये देखते हैं कि वो एक ओवरऑल पाठक वर्ग को कैसा लगेगा, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम वो सारा विजन रख के फिर उस पे कवर पे काम करते हैं। हाँ। लेखक अपनी तरह से सोचता है, तो ऐसा नहीं है, हम बहुत प्यार से समझा देते हैं लेखक को कि ये हमारा काम हमारे ऊपर छोड़िए। तो ये तो देखा जाए तो सर जितने भी रीडर्स हैं, तो अगर उन्हें ये चीज़ मालूम पड़े कि एक पब्लिशर का कितना बड़ा रोल है एक बुक बनने में, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक नॉवल सामने आई, हम उसे देख के बड़े इंस्पायर होते हैं, वो जितनी खूबसूरती से बनाई जाती है, तो एक पब्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल है जी। उसके पीछे बहुत काम, बहुत सारी मेहनत, बहुत बड़ी टीम इस पे कार्य करती है। टीम वर्क का बिल्कुल ये लगा।
तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि एक पुस्तक आपके लिए अगर एक इंसान होती तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करते? क्या वो आपके लिए एक दोस्त होती या फिर आपके लिए एक जीवन साथी होती? आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते एक किताब को? जी, किताब वैसे तो अपने आप में बहुत सुंदर है, पर अगर वो इंसान होती तो मुझे लगता है आप अपनी कल्पना में जितने सुंदर इंसान की कल्पना कर सकते हैं, जितने अच्छे इंसान की कल्पना कर सकते हैं, या कहूँ कि जितने अच्छे साथी की आप कल्पना कर सकते हैं, उतना अच्छा साथी इंसान किताब होती। हाँ, मतलब जितनी खूबसूरती एक जितनी, इंसान हाँ, जोड़ सके। मतलब आप अपनी कल्पना का और छोड़ नाप लीजिए, हाँ, जितना आप सोच सकते हैं, हाँ, मुझे लगता है उतना अच्छा इंसान एक किताब हो सकती है। हाँ। तो सर आपको क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में जो रीडर्स है वो जो बुक्स की खूबसूरती है उसे ज़िंदा रखेंगे, या फिर ये जो टेक्नोलॉजी का इतना फास्ट दौर चलता जा रहा है ये इसे ओवरटेक करेगा एक दिन? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पहले जो किताबें आती थी है ना, उन पे कवर्स के मामले में इतना अच्छा काम नहीं होता था जितनी आज की जनरेशन कर रही है। हाँ, है ना, आजकल लोग कवर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट पर भी मेहनत कर रहे हैं, और ये देखिए कुछ सालों में ना ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। हाँ, ये सोशल मीडिया का कह लीजिए या यही है मुख्य, तो क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कौन सी किताब आ रही है, कैसी किताब आ रही है। एक साइकोलॉजिकल किताबें लोगों को पता चलने लगा है। हिंदी में खास तौर से, अंग्रेजी में तो ये कल्चर था पहले से, हिंदी में ये भी पता चलने लगा है कि किताबें भी बेस्ट सेलर होती हैं। हाँ, है ना, और आपको पता चल रहा है कि लाखों की संख्या में किताबें बिक रही हैं। हाँ, तो ये सोशल मीडिया के बाद में ही पता चलने लगा लोगों को, और बहुत सीरियसनेस के साथ लोग इस पे काम कर रहे हैं। कवर्स, बहुत सुंदर कवर लोगों के आ रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रकाशन हैं जो कवर को प्रॉपर टाइम देते हैं। हाँ, है ना, ऐसा नहीं है कि एआई से कुछ भी लिया, आजकल एआई का ज़माना है। हाँ, तो कुछ नए नए प्रकाशन आते हैं वो एआई से सीधा उठा के लगा देते हैं, तो उनको कोई सीरियस नहीं देता। तो किताबों पे ये लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। देखिए सर ये चीज़ भी आपने जैसे अभी मेंशन की कि एआई का जो ज़माना है जी, तो अब हम देखते हैं कि हम सिर्फ एक शब्द लिखें तो एक पूरी कहानी सामने आ जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया है एक पब्लिशर के तौर पे, आप एक एआई से जनरेटेड स्क्रिप्ट और एक ह्यूमन जनरेटेड स्क्रिप्ट है, उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए एआई जो है उसकी एक सीमा है ना, और मनुष्य व्यक्ति के पास जो संवेदना है उसका मुकाबला एआई कभी नहीं कर सकता। है ना, एआई के पास एक तय फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में लिखता है। मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताऊं कि एआई में हमारे पास किताबें लिखी हुई आई हैं कई बार, 2-3 किताबें मेरे पास ऐसी आई। अच्छा। जो पब्लिकेशन के लिए आई, जो एआई से लिखी गई थी। हाँ। तो हालांकि मैंने उनको बता दिया कि आप इसमें मेहनत करिए, थोड़ा मौलिक लिखिए, पर एआई का एक तय फॉर्मेट है जिससे आपको साफ पता चल जाता है कि एआई से लिखी हुई किताब है। मशीनरी फॉर्मेट। हाँ, वो एक तय फॉर्मेट है उसका। दूसरी बात, एआई को इस तरह से नहीं देख के एआई को दूसरे तरीके से आप देख सकते हो। उसको एक क्या बताऊँ आपको, एक अच्छे टूल की तरह आप उसको ले सकते हो, सपोर्टिव टूल की तरह उसको ले सकते हो, ना कि उससे आप अपना उसको दिमाग गिरवी नहीं रखो। हाँ। है ना, आप उसको अपना दिमाग सौंप देते हो तो वो आप कुंद हो जाओगे। है ना, तो हाँ, इस पे बहुत अच्छा एक आलेख आया था, एक नवीन चौधरी हैं, है ना, बहुत चर्चित लेखक हैं, तो उनका बहुत अच्छा आलेख इस पे आया था, वो पढ़ना चाहिए। तो एआई को एक सपोर्टिव टूल की तरह ले, ना कि अपना दिमाग उसको सौंप के आप ह्यूमन इमोशंस का भी रिप्लेस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं जी। तो सर आज का जो ये युवा वाला पॉडकास्ट है, इसमें आप जाते जाते युवाओं को एक छोटा सा संदेश देना चाहें तो क्या होगा? युवाओं को संदेश यही है कि आप किताबों की तरफ लौटें, रुख करें। किताबें वैसे तो युवा खूब पढ़ रहे हैं आजकल, अच्छा साहित्य पढ़ें। अच्छे साहित्य से मतलब ये है कि आप सिर्फ वही किताबें ना पढ़ें जो आपको रीलों में दिख रहा है। हाँ। उसके अलावा बहुत अच्छा साहित्य है। इंडिया टुडे की एक मैगजीन जो आती है उसमें एक बुक रिकमेंडेशन करके एक आता है सेक्शन। हाँ, तो उसमें बहुत अच्छी किताबें जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं वो सजेस्ट करते हैं, उस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। है ना, तो किताबों को ज़्यादा समय दें, अच्छी किताब। तो बनवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे युवाओं से जुड़ने के लिए।
तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने बातचीत की, हमें मालूम पड़ा कि भाई मनुष्य की, इंसानों की सबसे अच्छी मित्र कोई हो सकती है तो वो सिर्फ पुस्तकें हो सकती है। अगर आप भी इस दुनिया की तरफ कदम उठा रहे हैं, अगर आप लेखक और कवि ना होकर एक पब्लिशर बनना चाहते हैं, तो हमारा ये आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे ही आप बने रहिए और ये जो युवाओं के टॉपिक्स है ये कभी बोर नहीं करते हैं। इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं। मैं थी आज की आपकी होस्ट रिद्धि परियार। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।